हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम डे में आपका स्वागत है। तो ये हमारा लेक्चर 2 है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसका। और ये मैं समझता हूँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी लेक्चर में से यही जो हम 10-15 मिनट का जो लेक्चर है, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है जो टॉपिक्स मैंने कवर करे इनमें से। तो आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को बार बार, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो और बाद में उन्हें पढ़ सकते हो। एवरी स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। तो इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 से स्टार्ट करेंगे। वहाँ तक हमने कर लिया था, जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा हमने फर्स्ट लेक्चर में करा था। विद स्ट्रेटेजी भी मैंने बताई थी, कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके से जो मैं आपको बताता रहूँगा एज वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो 1857 में द फर्स्ट हम कह सकते हैं स्ट्रगल था, मैंने आपको बताया था। और वाटर शेड इवेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। यहीं से हमारा बेस एक तरीके से तैयार होता है, जब इंडिया के लोगों ने फाइट बैक स्टार्ट करा था अपना, ठीक है। तो रिबेलियन 10 में 1857 को स्टार्ट हुई थी, इंपॉर्टेंट डेट है। और इन द फॉर्म ऑफ सिपाहीज म्यूटिनी, जो सिपाही लोग थे हमारे इंडियन थे ब्रिटिश आर्मी में, तो उनकी एक म्यूटिनी हुई थी। मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। मेरठ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी, गैरिसन टाउन था। अभी भी आप देखो, मेरठ में एक बहुत बड़ा आर्मी का कैंटोनमेंट है, जहाँ पे अभी तो हमारी इंडियन आर्मी रहती है, बट मेरठ का सिग्निफिकेंस उस टाइम से है। मंगल पांडे, अगर आपने मूवी देखी हो तो मंगल पांडे वॉज द हीरो, वहाँ से ही ये सब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इट देन इरप्टेड इनटू अदर मल्टीपल म्यूटिनी। सो मेरठ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे खबर इधर उधर हुई, क्योंकि मेरठ में जो इंडियन सिपाही लोग थे, उन्होंने जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उन्हें बंदी बना लिया था, ठीक है। ये हुआ था। आप मंगल पांडे मूवी देखोगे, या फिर आप यूट्यूब पर भी इस पे वीडियो सर्च कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग ये इवेंट था इसमें। और यहाँ से खबर पहुँची आगे, धीरे धीरे और भी जगहों पे म्यूटिनी हुई। म्यूटिनीज हुई क्यों? इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे। एक डिसकॉन्टेंट था, ठीक है, जो वहाँ पे सिपाहीज वगैरह थे, इंडियन और ब्रिटिशर्स, क्योंकि जो सिपाही लोग थे उसमें इंडियंस भी थे और ब्रिटिश ओरिजिन के भी थे, ठीक है। तो एक ट्रीटमेंट में डिफरेंस दिया जाता था। ब्रिटिशर्स को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, इंडियंस को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था। उनके पे अलग थे, सब कुछ अलग थे। तो एक ही डिसकंटेंट था। दूसरा क्या था कि ब्रिटिशर्स ने भी, आपको पता ही है, बहुत तरीके के वो माइंड गेम्स खेलते थे। इंडियंस को इंडियंस से लड़ाना, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, ये भी रीज़न थे जो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जिसने ट्रिगर करा था वो तो हमारा एनफील्ड राइफल इंसिडेंट था ही, जिसमें वो बुलेट थी। उसमें ये माना गया था कि वो बीफ का कुछ होता है, तो हिंदू भड़क जाते हैं उससे, क्योंकि बीफ तो नहीं कर सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे इससे रीजंस थे जिस वजह से ये हुआ। लिमिटेड टू नॉर्दर्न इंडिया, सो लिमिटेड इन्फ्लुएंस, पूरे देश में नहीं फैला था ये, कुछ ही टाइम एक तरीके से जगहों पे था। जैसे नॉर्दर्न इंडिया हो गया, मेरठ नॉर्दर्न इंडिया में आता है। वहाँ से सेंट्रल इंडिया, झांसी वगैरह, ग्वालियर और इन जगहों पे कुछ, थोड़ा बहुत राजस्थान के एकदम बॉर्डर के इलाकों में, लखनऊ वगैरह में, कानपुर में, और आप कह सकते हो बिहार से लेकर थोड़ा बंगाल तक। उसके नीचे जितना भी इंडिया था वहाँ पे इसका ज़्यादा कुछ असर नहीं था, ठीक है। और एक क्या था कि बहुत सारे जो किंगडम्स वगैरह थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प भी करी थी। जैसे ग्वालियर के जो उस वक्त राजा थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी। तो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से सप्रेस हो गया था रिवोल्ट, क्योंकि इंडियंस में यूनिटी नहीं थी, किंगडम्स में यूनिटी नहीं थी, हर जगह यूनिटी नहीं थी। इसका ये सप्रेस तो हो गया था, बट इसका बहुत ही अफेक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स के ऊपर। उन्हें बहुत इस चीज़ का नुकसान हुआ था, उनके काफ़ी लोग मरे थे, बहुत वुंडेड हुए थे, ठीक है। तो इससे एक उनके मोरल पे भी फ़र्क पड़ा था। बहादुर शाह जफ़र उस वक्त एक तरीके से राजा थे, काफ़ी एज थी उनकी, 80 के आसपास। ही वॉज डिक्लेयर्ड एम्परर ऑफ इंडिया।
इनिशियली ही वॉज हेजिटेंट, बट उन्होंने जब लोगों का एक एंथुजियाज्म देखा स्टार्टिंग में, तब वो भी तैयार हो गए. ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. तो बहादुर शाह जफर इसीलिए इंपॉर्टेंट है. द रिवॉल्ट वॉज अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल बट अ वाटरशेड मूवमेंट. इट लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया मूवमेंट. तो एक अनसक्सेसफुल था, बट आप कह सकते हो कि इवेंट मतलब इसके जो आउटकम्स निकले काफ़ी फेवरेबल निकले. उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी जॉल्ट किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से वो डायरेक्टली ब्रिटिश राज के अंडर आ गया. तो कॉजेज ऑफ रिबेलियन, डोमिनेशन ऑफ हायर कास्ट इन बंगाल आर्मी, ये भी था. ठीक है, ब्राह्मण्स का और जो दूसरी कास्ट वगैरह था, ये एक कास्ट एंगल था. एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. अवध आप कह सकते हो जो लखनऊ वाला रीजन है, बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. मैनी सिपाहीज वर डिस्क्वाइटेड. तो एनेक्सेशन ऑफ अवध में मतलब एनेक्सेशन में जो आपके जो किंगडम्स वगैरह जो प्रोविंसेस होती थी उनको सेकेंडरी मानकर ब्रिटिश अपना कंट्रोल ले लेती थी, उन्हें भी रख के. तो ये भी एक पॉलिसी थी जिससे बहुत सारे जो सिपाही थे दे वर नॉट हैप्पी. There were also grievances on the issue of promotions or based on seniority. ये मैंने आपको बताया ही था. एक तो ब्रिटिशर्स और इंडियंस में था, और भी बहुत सारी कंडीशंस ये थी. फेयर अमंग सोल्जर्स सर्विंग इन फॉरेन कंट्रीज, ये एक रीज़न था. ओके, तो ये था कि भाई दूसरे देश में ना जाना पड़े. आज की तरह नहीं कि आपको यूरोप में काम करने जा रहे तो बहुत कुछ हो. पहले ऐसा नहीं था, ऐसी ना कंडीशन थी ना कुछ था. तो अपने देश से कोई क्यों बाहर जाना चाहेगा भाई. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनके केस ऑफ रानी एंड झांसी एंड अदर रूलर्स की, अगर डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है आपका ब्लड, आपका जो बेटा है राजा का ब्लड, तो आपका राज्य ले लिया जाएगा. रानी ऑफ झांसी तो बहुत पॉपुलर है, उन पर कई सीरियल्स भी बने हैं, आप स्टोरी पढ़ सकते हैं. फाइनल स्पार्क, न्यू एनफील्ड राइफल, ये रिलीजियस एक एंगल था. तो ये सब इसके कॉजेज थे. तो इससे आगे जाकर बहुत सारे उसके आउटकम्स निकले थे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इसके आगे से क्या क्या होना शुरू हुआ था ये मैंने आपको 1857 का बता दिया. बट अब जिस पे हम टॉपिक पे आ रहे हैं, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट ईयर भी थे. और ये क्या है कि EPFO के एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि EPFO भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पे भी सोशल मूवमेंट्स, रिलीजियस मूवमेंट्स किस तरीके से, क्योंकि EPFO हुए सोशल सिक्योरिटी ओवरऑल जो हुई, इन्हीं सब चीज़ों से कार्व आउट हुई है, इन्हीं सब रीजन से, इन्हीं सब इंसिडेंट से. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो नाम आता है सबको पता है, राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है. ही वॉज बंगाली एंड इंडियन religious, social and educational reformer, one of the founders of ब्रह्मो सभा एंड ब्रह्मो समाज. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट करता रहूँगा, नोट्स में इन्हें डाल सकते हैं, और आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, भूलना नहीं है ये चीज़ें. ये तो कॉमन है, तो आपको याद भी होंगे, काफ़ी और भी एग्जाम्स में मिलेंगे. ही वॉज नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू एबलिश प्रैक्टिसेस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज. तो बहुत उन्होंने social reforms like Ram Mohan Roy has been called father of modern India, father of Indian Renaissance. ठीक है. He wrote gifts to monotheist, very important. जो ब्रह्मो समाज था वो मोनोथीस्ट पे बेस्ड था, वन गॉड, एक तरीके से कि एक ही भगवान की पूजा करनी है, एक ही भगवान है, इस तरीके से कुछ. ठीक है. And he translated Vedas to Bengali, Vedas and Upanishad. In 1814 he सेटअप आत्मीय सभा. तो आत्मीय सभा भी उन्होंने ही सेटअप करी थी. तो क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि आत्मीय सभा का फाउंडर कौन था, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा. या राजा राम मोहन रॉय पे दे देंगे, उनके बारे में पूछ लेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और किसने बनाया और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया. तो इस तरीके से रिवर्स में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. और क्या उसका उद्देश्य था. Brahmo Samaj is a social movement which began as a monotheistic reformist movement of Hindu religion. It started in Calcutta by Raja Ram Mohan Roy, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे. फिर तत्वबोधिनी सभा इंपॉर्टेंट है. ट्रुथ, तत्वबोधिनी, तत्व फैक्ट, तो ट्रुथ प्रोपोगेटिंग सर्चिंग सोसाइटी. इट इज अ ग्रुप स्टार्टिंग इन कैलकाटा. मोस्टली चीज़ें कैलकाटा से ही स्टार्ट हुई थी. ठीक है, जो बंगाली से उन्होंने करी थी. ठीक है,
फाउंडिंग मेंबर ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो, बस आपको ये याद रखना है। यंग बंगाल मूवमेंट किसने करा था स्टार्ट? हेनरी विवियन डेरोजियो। चैलेंज सोशल एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ऑफ रिलीजन, हिंदुइज्म, तो ये थोड़ा वेस्टर्न एक थॉट लेकर आया था, थोड़ा मॉडर्न थॉट लेकर आए थे हेनरी विवियन डेरोजियो, द प्रोफेसर इन वन कॉलेज ऑफ कोलकाता। प्रार्थना समाज movement for religious social reform in Bombay was founded by Dadoba and brother Atmaram Pandurang। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग इज मोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये फाउंडर थे, ये को फाउंडर थे, तो ये आपको याद रखना है। प्रार्थना समाज किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग। अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स केशव चंद्र सेन, महादेव, एम.जी. रनाडे और कंडुकुरी वीरासलिंगम। ठीक है, तो एम.जी. रनाडे आपको याद रखना है, ये भी फाउंडर में आ सकते हैं। मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, तो ये भी एक तरीके से मोनो थीम्स में बना है। एम वाज टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। एम.जी. रनाडे रोड अ बुक थीस कन्फेशन ऑफ फेथ। ठीक है, अगेन बुक आ गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी आपने सुना होगा, ऐसी विद्यासागर, मोस्ट प्रोमिनेंट कैंपेनर फॉर हिंदू विडो रीमैरिज। तो इन्हें याद रखना है हमें, हिंदू विडो रीमैरिज। एक विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ था 1856 में, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। पहले क्या होता था कि वो विडो जब हो जाती थी, सती की प्रैक्टिस हो जाती, सती कर देते थे। ठीक है, तो ये उन्होंने बंद करवाया था, इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए जाने जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार में लगा देता हूँ। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन स्टेटस, तो ऑब्वियसली उन्होंने वुमेन के लिए काम किया। कैंपेन अगेंस्ट पॉलीगैमी, तो वुमेन तो सती पे चढ़ जाएं, ठीक है, अगर विडो हो जाए, और अगर कोई आदमी है उसकी वाइफ जिंदा है या इवन डेथ हो जाती है, वो दूसरी शादी कर सकता है। इस तरीके की प्रैक्टिसेस चलती थी। ही पब्लिश बंगाल न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश। ईश्वर चंद विद्यासागर, बुक्स ऑथर्ड बाय विद्यासागर। बहुत सारी बुक्स लिखते थे ऐसे कई सारे लोग। कुछ एग्जाम्पल जो इम्पॉर्टेंट है, बांग्ला इतिहास, उपक्रमानिका और बोर्नो परिचय। ये बोर्नो मतलब वर्ण परिचय, एक तरीके से अल्फाबेट्स का। सत्यशोधक समाज इम्पॉर्टेंट है, सोशल रिफॉर्मर, फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले और ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र में बना था। ठीक है, सत्यशोधक मतलब ट्रुथ फाइंडिंग मिशन, भी आप इसका कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड इंक्रीज सोशल राइट्स एंड पॉलिटिकल एक्सेस फॉर अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, जो दलित्स और अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स होते थे। ठीक है, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। ओके, गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। शेतकराचे असूद, तृतीय रत्न, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्य धर्म पुस्तक। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स ही इसमें डाली हैं बेसिकली। फिर गोपाल हरि देशमुख, तो इसमें क्या याद रखना है, गोपाल हरि देशमुख का दूसरा नाम लोकाहितवादी। ये बहुत सी पोएम्स वगैरह ये सब लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, तो इन्हें लोकाहितवादी बोला जाता है। लोकाहितवादी मतलब जो लोगों के लिए सोचता हूँ, उनके हितों के बारे में सोचता हूँ। ही वॉज एन इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर, राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। ही प्रमोटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड रोड अगेंस्ट अरेंज चाइल्ड मैरिजेस वगैरह, तो ये आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती, अगेन इम्पॉर्टेंट, ही वॉज एन इंडियन फिलोसफर, फाउंडर ऑफ आर्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे, इम्पॉर्टेंट। ही बिलीव्ड इन इनफेलिबल अथॉरिटी ऑफ वेदास, इनका भी वेदास का ही था। आर्य समाज अभी भी चलता है, कई लोग आर्य समाज तरीके से शादी करते हैं, इसमें आइडल वर्शिप वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं, और जो एनिमल्स के बलि चढ़ाते हैं उस पर बिलीव नहीं करते हैं, चाइल्ड मैरिजेस, तो बहुत सारे अच्छे थॉट्स थे, बहुत सारे मॉडर्न थॉट्स थे, बट ही वॉज थोड़े इन सब चीज़ों में ये बहुत ही स्टॉन्च तरीके से मानते थे। ठीक है, पॉपुलर बुक्स सत्यार्थ प्रकाश, वेदांत प्रकाश। ही गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बैक टू द वेदास। फिर सेवा सदन आपको देखना है, बहराम जी मालाबारी, हु फाउंडेड सेवा सदन, बहराम जी मालाबारी, पारसी सोशल रिफॉर्मर।
ठीक है। एडवोकेट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, मोस्टली लोगों ने विमेन के लिए करा था क्योंकि विमेन की हालत काफ़ी ख़राब थी, बहुत ही स्थिति उस टाइम पे उन्हें इक्वल नहीं माना जाता था, तो बहुत लोगों ने इस चीज़ पे काम किया। धर्म सभा राधाकांता देव ने बनाया है, ठीक है। तो ये क्या था कि जैसे लोग अच्छे थोड़े मॉडरेट थॉट्स लाते थे, थोड़े मॉडर्न थॉट्स लाते थे, वेस्टर्न थॉट्स लाते थे, अप वुमेन के अपलिफ्टमेंट और इन सब चीज़ों के लिए काम करते थे। ये जो धर्म सभा थी ये उसके उल्टे इसके विचार थे, ये ऑर्थोडॉक्स विचार थे, ठीक है। तो धर्म सभा वॉज एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज। ये सती को जो प्रैक्टिस को लोग हटाना चाहते थे उसे वो करते थे, प्रमोट करते थे, सती को प्रमोट करते थे कि यही हमारे, जैसे लोग कहते हैं कि यही नहीं, यही हमारे विचार हैं, यही हमारा कल्चर है, सती हमारा कल्चर है, उसे हम नहीं हटा सकते। तो ये इस तरीके की सोसाइटी थी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। राधा स्वामी मूवमेंट, तुलसीराम बैंकर फ्रॉम आगरा, उन्होंने शिव दयाल साहिब ने राधा स्वामी मूवमेंट चलाया था, जो अब भी चलता है, बहुत फेमस है राधा स्वामी मूवमेंट, और आप इसे इस्कॉन के साथ भी थोड़ा सा एसोसिएट कर सकते हो, तो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, ईवी रामास्वामी नायकर ने ये करा था, इनका नाम याद रखना है आपको, तमिलनाडु में, नाम से ही आप कह सकते हो थोड़ा कि साउथ इंडियन नाम है, तो तमिलनाडु में ये हुआ था रामास्वामी नायकर ने। एम वॉज टू अचीविंग अ सोसाइटी वेयर बैकवर्ड कास्ट हैव इक्वल ह्यूमन राइट्स। तो एक तो विमेन थी, उनके साथ अत्याचार होता था, और बैकवर्ड कास्ट थी उस टाइम पे, बहुत ये अनटचेबिलिटी और ये सब चीज़ें चलती थी, तो बहुत सारे लोगों ने सोशल रिफॉर्म्स उसके लिए लेके आए थे। तो ईवी रामास्वामी नायकर, ही वॉज ऑल्सो नोन एज पेरियार, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पेरियार किसे कहा जाता है, ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये कई लोगों को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। हितावदा न्यूज़पेपर ऑफ दिस सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का न्यूज़पेपर था ये। एम वॉज टू बिल्ड डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल, सोशल सर्विस और रिफॉर्म्स वगैरह के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया से ही पता लग जाता है। तो कहीं पे भी कुछ आपदा आ गई, कोई जैसे फ्लड आ गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, ट्राइबल्स और जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय दादा भाई नेरोजी इन लंदन, ठीक है। ये पूना सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है। महादेव गोविंद रानडे, आपको इस इनके फाउंडर्स का नाम याद रखना है मेनली, और क्या इनका पर्पस था। तब तेभागा मूवमेंट बेसिकली फार्मर्स का एक मूवमेंट था जो कि बंगाल में हुआ था, किसान सभा पीस इन फ्रंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1946-47 में तेभागा हुआ था, ठीक है। तो जो जैसे लैंड को डिवाइड वगैरह कर देते थे उसके लिए पीजेंट एक तरीके से एजिटेशन था। विनोबा भावे, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भूदान मूवमेंट, ठीक है। आपको इससे याद रखना है विनोबा भावे को, भूदान मूवमेंट से कई लोगों को पता होगा। सिस्टर निवेदिता के बारे में पढ़ लेते हैं। बॉर्न मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, इंडियन नहीं थी, आयरिश थी वो, ठीक है। ही शी वॉज बॉर्न क्रिश्चियन, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, बाद में उन्होंने हिंदुज़म में कन्वर्ट कर लिया था, हो गई थी वो, ठीक है। शी वॉज ए डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनसे बहुत प्रेरित थी। तो स्वामी विवेकानंद gave her name निवेदिता। She recorded some of her tour experiences with her master, जो कि थे स्वामी विवेकानंद। The master as I saw him, notes on some wanderings with स्वामी विवेकानंद। तो इस वक्त सिस्टर निवेदिता ने लिखी हैं बुक्स। काली द मदर, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, तो ये बहुत फेमस बुक्स हैं उन्होंने जो लिखी है। और आपको जो विमेन रिफॉर्मर्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उन पर खास तौर पर ध्यान देना है और याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। विमेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैन से सोशल रिफॉर्म्स के सिनेरियो में। तो मैन सोशल रिफॉर्मर्स पे भी आएंगे, विमेन पे भी आएंगे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद रियल नाम नरेंद्रनाथ दत्ता, सभी को पता है। ही वॉज अ हिंदू इंडियन मॉन्क, ठीक है। तो उनकी जो स्पीच थी लंदन में, उन्होंने कहा सैन फ्रांसिस्को में, शिकागो में 1893 में दी थी। पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स रिलीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस स्पीच है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ही फाउंडेड रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन, और ये कुछ उनकी बुक जो उन्होंने लिखी है, योग वगैरह पे बहुत बुक लिखी है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सब पे वो काफ़ी उन्होंने बुक्स
लिखी हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्लाइड पर्टिकुलरली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला भारत स्त्री महामंडल किन्होंने, सरला देवी चौधरानी ने बनाया था। ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन था, फर्स्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया का 1910 में। फिर रमाभाई रानडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद बनाया था अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 में। ठीक है, उसके बाद पंडित रामाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज बनाया था। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि उतना कोई फेमस नहीं है, बट विमेन ऑर्गेनाइजेशन है तो ये आया था। तो विमेन कंट्रीब्यूशन को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। हमसे अभी तक इस वीडियो में जो भी मिस हुए हैं अभी सोशल रिफॉर्मर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर लेंगे सारे, और आपको सारे ही याद कर रखने हैं। मेहरीबाई टाटा ने played a major role in the formation of Indian Council of Women in India, और इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस हमारी मार्गरेट कजिन्स ने ये बनाई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो इसमें से बच गए वो आगे कवर हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।